नमस्कार मेरे सभी प्यारे भाइयों बहनों, पीतम्बरा एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत। इन्वायरमेंट की एक क्लास थर्ड है और इसमें आज सभी पीतम्बरा एजुकेशन चैनल पर बहुत ही अच्छे ढंग से इन प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं आप सभी का स्कोर कितना बनता है। पूरे जोश और उत्साह के साथ आइए आगे बढ़ते हैं। मुझे भी ऐसा लगना चाहिए कि आप लोग बड़ी अच्छी मेहनत कर रहे हैं। अपनी कमेंट बॉक्स में अपने अपने मार्क्स को ज़रूर लिखकर भेजेंगे, मुझे शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। ठीक है, देखते हैं आपके कितनी स्कोर आता है। पीतम्बरा एजुकेशन चैनल पर ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। नंबर 1 पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है। बताइए आंसर क्या होना चाहिए। पूरे पर्यावरण अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो कि पूरे विश्व में पर्यावरण की सुरक्षा की देखभाल करती है। WWF, WHO, PETA या फिर UN, यूनाइटेड नेशन। बताइए बताइए आंसर जी। जिनका आंसर पहला आ रहा है बिल्कुल सही है। पहला नंबर का आंसर बिल्कुल सही है। WWF मतलब मीन्स क्या होता है इसका, वर्ल्ड वाइड फंड। ठीक है ना, ये पूरे विश्व में पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करती है। ठीक है ना, ये पूरे विश्व में संरक्षण पर्यावरण के लिए कार्य करती है। WHO क्या होता है? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरे विश्व में स्वास्थ्य संबंधी कार्य करती है। PTA कुछ नहीं है बल्कि UN, यूनाइटेड नेशन, इस प्रकार से। ठीक है ना, तो ये आंसर आपका पहला आंसर इसमें WWF बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा क्या? होगा भाइयों, कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से, कीटनाशकों का अत्यधिक इस्तेमाल करेंगे तो होगा क्या? बताइए आंसर। क्या नुकसान होगा या फ़ायदा होगा, क्या होगा इससे? बताइए। जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण या उपरोक्त में सभी? बताइए जल्दी आंसर क्या होना चाहिए जी। आंसर आना चाहिए आपका, आंसर आना चाहिए देखते ही जी। बताइए आंसर। कीटनाशकों के प्रयोग से अत्यधिक, देखिए होंगे तो सारे प्रदूषण, लेकिन अत्यधिक पूछा है इन्होंने। अत्यधिक इस्तेमाल से क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें तो क्या होगा? जल प्रदूषण हो जाएगा, क्योंकि कीटनाशकों का हम प्रयोग करते हैं तो कीटनाशक अपन कहाँ छिड़कते हैं? कीटनाशक पत्तियों पर या पौधों पर जो कीटनाशकों छिड़कते हैं ना, उन से कीटनाशकों को जो अपन छिड़काव करते हैं वो सारा का सारा कीटनाशकों का छिड़काव क्या होता है? ज़मीन पर पानी के द्वारा, जब बारिश होती है तो उस पानी के द्वारा ज़मीन में अंदर चला जाता है और फिर इस प्रकार से वो जल स्रोतों को दूषित कर देता है और बहता हुआ पानी अन्य जल स्रोतों में मिल जाता है, नदियों नालों में मिल जाता है, तो वहाँ भी प्रदूषण कर देता है। इसलिए कीटनाशक का अत्यधिक इस्तेमाल जल प्रदूषण करेगा। अगला क्वेश्चन आता है आपका 23। अगला क्वेश्चन है, देखिए लवण जो जल का अपशोषण करते हैं वो क्या कहलाते हैं? लवण जो जल का अपशोषण करते हैं वो क्या कहलाते हैं? बताइए। जो जल का अपशोषण करता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है? हाइग्रोस्कोपिक लवण या फिर एनहाइड्रस लवण, हाइड्रोफिलिक लवण या फिर हाइड्रोफोबिक लवण? बताइए आंसर। आंसर आना चाहिए आपका जी। बिल्कुल पूरे तन मन धन से लगा दो अपनी पूरी जी जान, मंजिल आएगी एक दिन आप भी बनोगे महान जी। आंसर आना चाहिए, आंसर भी आए जी। पहला आंसर बिल्कुल सही है, जिनका हाइड्रोस्कोपिक आ रहा है बिल्कुल सही है, क्योंकि ये क्या करता है? ये सोखता है, जल को सोख लेता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण और उसके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्राप्ति के लिए उपयुक्त पद है। बताइए उपयुक्त पद है, बताइए इसमें। 24 नंबर का ध्यान से पढ़ेंगे, पूरा अटेंशन अपने क्वेश्चन पर लगा दीजिए जी। पूरा अटेंशन पूरे अच्छे दिमाग से, बिल्कुल अपने घर में बैठे हुए हैं आप, लेकिन फिर भी एकदम एकाग्र होकर लगाइए आंसर जी। आंसर क्या आना चाहिए आपका? आंसर आ जाइए जी 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 जी। बिल्कुल सी नंबर बिल्कुल सही है। अपस्थानिक संरक्षण, अपस्थानिक संरक्षण के अंतर्गत क्या आता है? पारिस्थितिक तंत्र आता है, बिल्कुल सही बात है। प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण भी आता है और प्राकृतिक वातावरण में हम क्या करते हैं? प्रजातियों का या फिर जीव क्षरण जनसंख्या का रखरखाव भी करते हैं। ठीक है ना, इसलिए इसका आंसर अपस्थानिक संरक्षण बिल्कुल सही है। जिनका भैया बहनों का मेरा आंसर आ रहा है अपस्थानिक संरक्षण, बिल्कुल सही है आंसर। क्वेश्चन आपका है 25। अब ये आसन, क्योंकि आपके एमपी में भी आपके जो एग्ज़ाम होंगे ना, जो टीईटी वाले एमपी में, वो बच्चे को ध्यान रखें, बिल्कुल मेरे भाई बहन बिल्कुल ध्यान रखें, उसमें आसनों को विशेष महत्व पूछे ही जाएंगे। 100% आने
की ही बात मैं कह रहा हूँ, 100% इसलिए कह रहा हूँ कि आएगा ही क्वेश्चन, देख लेना आप, बिल्कुल आएगा। क्योंकि पीतम्बरा एजुकेशन चैनल जितने भी आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आ रहा है वो इतनी चुनी हुई श्रृंखला है कि आप यकीन मानिए सीटेट किसी भी प्रकार के अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए इनमें से निश्चित तौर पर क्वेश्चन आना ही है। जी आंसर, भद्रासन में बैठने की स्थिति, भद्रासन में बैठने की स्थिति बताइए क्या होती है। जी बताइए, भद्रासन में बैठने की स्थिति क्या कहलाती है, बताइए आंसर 25 का आंसर। जी बिल्कुल आंसर बता दीजिए। दंडासन, दंडासन बिल्कुल सही है, जिनका बी नंबर आ रहा है बिल्कुल सही है, दंडासन बिल्कुल सही होता है। अब मैं भद्रासन बता दे रहा हूँ क्या होता है। भद्रासन इस प्रकार से बैठा जाता है, देखिए भद्रासन में इस प्रकार से बैठा जाता है, पैरों को अपने नितंबों के नीचे इस प्रकार से करके इस प्रकार से इस ये स्थिति की जाती है, और हाथों को सीधे जाकर घुटनों पर रख लिया जाता है, और एकदम सीधी दृष्टि एकदम सीधे सामने होती है, ठीक है ना। अब इसके लाभ भी बहुत सारे होते हैं, भद्रासन के लाभ भी देख लीजिए। भद्रासन के लाभ क्या होते हैं, इसमें ध्यान में बैठने के लिए एक उपयोगी आसन है, ठीक है ना। इस आसन से मन की चंचलता भी कमी होती है, मतलब आप पढ़ते समय जो आपका दिमाग यहाँ भटकता है वो भी कम हो जाएगा आपका। इस आसन में पैर के स्नायु मजबूत होते हैं, ठीक है। सिर दर्द, कमर दर्द, आंखों की कमजोरी, अनिद्रा और हिचकी की समस्या में भी लाभदायक हो। देखिए कितने सारे लाभ मिल रहा है मात्र एक आसन से, भद्रासन से, वो भी कितना आसान है। आप करेंगे तो बिल्कुल करना भी चाहिए अपने को, ठीक है ना, अपने भारतीय पद्धति को नहीं भूलना चाहिए। अगला है विश्व ऊष्मायन के लिए यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्न में से कौन सा एक कारक है, बताइए। वाहनों से निकली गैस, पेड़ पौधों से निकलने वाली गैस है, भट्टियों से निकलने वाली गैस है, गर्म हवा सॉरी या फिर रसोई गैस, बताइए। सभी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बताइए आप आंसर बताइए। आंसर, जी आंसर बिल्कुल लगे रहिए एकदम परफेक्ट। जी आंसर 26 का आंसर आना चाहिए भाई आप सभी का। जी जी बिल्कुल, ए नंबर बिल्कुल सही है। वाहनों से निकली हुई गैसें, क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग जो होती है उसके लिए मुख्य रूप से क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब बढ़ जाती है ना तो अपनी ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति भी बढ़ जाती है। विश्व ग्लोबल वार्मिंग के लिए वाहनों से निकलने वाली गैसें, इसमें आंसर इनके अनुसार बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग होती है तो अपने ग्लेशियर जो है पिघलने लगते हैं, इस प्रकार से गर्मी बढ़ जाती है। ग्लोबल वार्मिंग देखिए, आप देख रहे हो ना कैसे ग्लेशियर पिघल रहे हैं ये। अगला देखिए, ये ग्लोबल वार्मिंग, देखिए ग्लोबल वार्मिंग का असर देखिए। पहले ये हरा भरा वातावरण था और ग्लोबल वार्मिंग की देखिए यहाँ नीला आसमान दिखाई दे रहा है, खुला हुआ आसमान, हरे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए क्या ये स्थिति बन गई है। यहाँ देखिए ये बादल क्या हो रहा है, ये पत्ते देखिए। इस प्रकार से कहने का मीन्स ये है ग्लोबल वार्मिंग बहुत खतरनाक है, और इसे आप सभी और हम सभी सुरक्षित भी रख सकते हैं अपने पर्यावरण को। ये सब हमारे हाथ में है, अगर करना चाहें तो मन की इच्छा होना चाहिए। मन से सारे काम होते हैं, मन के जीते जीते मन के हारे हाथ। जी आगे क्वेश्चन देखिए 27। जी 27 का नंबर क्वेश्चन है, एक सामान्य प्रौढ़ व्यक्ति के लिए जिंक की दैनिक आवश्यकता कितनी होती है, हर रोज होती है, उसे कितनी मात्रा में जिंक चाहिए पड़ता है, बताइए। 27 का आंसर बताइए। बिल्कुल जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, शाबाश। जी बिल्कुल बिल्कुल बताइए, आंसर बताइए आप 27 का। 27 का आंसर जी बिल्कुल जी आ रहा है, जी सी नंबर को सही है। 350 mg प्रत्येक प्रौढ़ व्यक्ति को जो कि 18 साल से ऊपर है, प्रत्येक प्रौढ़ व्यक्ति के लिए कितनी चाहिए पड़ती है, 350 mg पर डे इसकी आवश्यकता होती है जिंक की। अगला क्वेश्चन है, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि, बताइए। अभी अवशोषण करते हैं किसका, सल्फर डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड का या नाइट्रोजन का, बताइए। आंसर बताइए, फटाक से आंसर आना चाहिए। आंसर बिल्कुल देखते ही साथ आना चाहिए। आंसर तो इतनी ईजी हैं ये क्वेश्चंस कि अगर आप इनको सॉल्व करिए बिल्कुल फटाक से, चैलेंज के रूप में लीजिए, एकदम चैलेंजिंग। जी बिल्कुल डियरिंग होना चाहिए। आंसर आना है बी, बी वो सही है, कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल सही है, कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल देखना चाहिए, देखते ही आंसर आना चाहिए। वो तो भूकंप मापा जाता है, कितना इजी आंसर है भाई। भूकंप किससे मापा जाता है, बताइए। भूकंप किससे मापा जाता है, आप पेन कॉपी लेकर जरूर बैठिए, मैं आपसे हर बार कहता हूँ क्योंकि आपके दिमाग में ये चीज़ आ जानी चाहिए कि पेन कॉपी लेकर बैठिए, ताकि आपके आंसर्स कितने सही हो रहे हैं वो आप मुझे कमेंट में बता सकें। जी आंसर जैसे आपका स्वयं भी एनालिसिस होता है, बिल्कुल बताइए। 29 का बताइए आंसर, भूकंप मापा जाता है किससे, रिएक्टर पैमाने पर, बिल्कुल सही है, रिएक्टर पैमाने पर। देखिए मैं बता दे रहा हूँ भूकंप कैसे नापा जाता है रिएक्टर पैमाने पर। देखिए इस प्रकार से एक मशीन होती है, और ये मशीन क्या करती है, ये तीव्र, देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा भूकंप, यहाँ पर कम भूकंप, यहाँ पर बिल्कुल तीव्र बहुत कम हो गया, यहाँ पर फिर उसके झटके बढ़ गए। इस प्रकार से ये अपनी मशीन नापती जाती है कि इसमें पेपर टाइप का लगा होता है, गोल पेपर टाइप का
एक बंडल टाइप का इस प्रकार से होता है, और यहाँ पर ये टाइप करता जाता है और आगे बढ़ता जाता है पेपर, जिससे हम पता कर सकते हैं कि कितनी तीव्रता का भूकंप था ये रिएक्टर स्केल पर। ठीक है, अगला आगे क्वेश्चन है, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस कौन सी है? बताइए 31 का। जी, SO2 बिल्कुल सही, SO2 आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। ये अत्यधिक क्या है? अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण कम किया जा सकता है, किस प्रकार से किया जा सकता है भाई वायु प्रदूषण? ये तो इतना इजी क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन है कि 4th क्लास का बच्चा भी कर लेगा। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है किस प्रकार से? वृक्षों के द्वारा, है ना? कितना इजी है, वृक्षों के द्वारा, है ना? क्यों क्यों? अब इसको भी मैं समझाना पड़ूंगा, चलो मैं समझा दे रहा हूँ। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जब ज़्यादा बढ़ जाती है वायु प्रदूषण होने लगता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कौन अवशोषित कर लेता है? पेड़ पौधे हमारे अवशोषित कर लेते हैं। पेड़ पौधे जब अवशोषित कर लेते हैं और वो हमें क्या देते हैं? क्या देते हैं वो? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देते हैं, तो हमारा वातावरण भी कैसा होता है? शुद्ध हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस क्वेश्चन है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 33 का सी बिल्कुल सही है, 5 जून। 5 जून को ध्यान रखिए, 5 जून ये विश्व पर्यावरण दिवस है, अभी हाल ही में निकला है ये। अगला, सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? बताइए, आपको स्तर भी पता होना चाहिए, चलो नहीं है तो मैं बता दूंगा, वैसे आपको होना चाहिए आंसर। बताइए आंसर 34 का बिल्कुल बी आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। ओजोन स्तर देखिए हमारे यहाँ इस प्रकार से वायु की इस प्रकार से संरचना है। देखिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? सबसे पहले क्षौम मंडल, जहाँ पर हम रहते हैं वो क्षौम मंडल हो गया। दूसरा मंडल देखिए क्षौम मंडल के ऊपर होता है, यानी क्षौम मंडल में क्या होता है? जितनी भी स्थितियाँ होती हैं, सर्दी गर्मी बरसात तूफान भूकंप, सारी की सारी चीज़ें क्षौम मंडल में आती हैं। उसके समताप मंडल, ये समताप मंडल जो होता है वो हवाई जहाज उड़ाने के लिए बहुत आदर्श होता है, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार से बादल वगैरह या फिर कोई भी सर्दी गर्मी वो बरसात वगैरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसके बाद होता है आपका उष्ममंडल, ठीक है ना? फिर होता है आयन मंडल, फिर होता है वायुमंडल, ठीक है ना? आयन मंडल में आपके उपग्रह वगैरह भी छोड़े जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। देखिए मैं आपको एक ग्राफ और बता दे रहा हूँ। देखिए इस प्रकार से, देखिए क्षौमंडल जो है, सबसे पहले क्षौमंडल है, ये क्षौमंडल है आपका। ये क्षौमंडल में देखिए अब बादल हो रहे हैं, यहाँ पर ये बरसात हो रही है। यहाँ पे संवहन मंडल भी, क्षौमंडल को हम संवहन मंडल भी कहते हैं। ये संवहनीय घटनाएं इसी में सबसे ज़्यादा होती हैं, इसमें सबसे ज़्यादा घनत्व होता है और ग्रीन हाउस प्रभाव भी इसी मंडल में होता है। इसके बाद देखिए आगे, आगे देखिए, आगे है ये ओजोन मंडल, ये ओजोन लेयर ये वाली है, उसी के ऊपर ओजोन लेयर है, ये वाली ओजोन लेयर वाला क्षेत्र है। यहाँ समताप मंडल भी इसी को कहते हैं, समताप मंडल में ही ओजोन लेयर होती है। इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसे ओजोन को हमें नुकसान पहुंचाती है। आपने देखा होगा अंटार्कटिक महाद्वीप पर एक बहुत बड़ा हॉल पाया गया था, जो कि अब तो वो सही हो रहा है, रिपेयर हो गया है लगभग। तो तापमान यहाँ पर समान होता है, कभी तापमान ऊंचा कम बढ़ नहीं होता है, कमता नहीं बढ़ता नहीं, हर बार कम और ज़्यादा नहीं होता है। और मौसम में संबंधी घटनाएं यहाँ पर कुछ भी नहीं होती हैं, ठीक है ना? इस प्रकार से आपका ये, और उसके बाद फिर ऊपर आपका मध्यमंडल और आयन मंडल इस प्रकार से ऊपर बढ़ते हुए चले जाते हैं, जो कि मैंने पहले आपको समझा चुका हूँ ऊपर वाले ग्राफ में। अगला क्वेश्चन है, किस जगह के किलो फ्लोरा और फना सूचित करते हैं? किसी जगह की फ्लोरा और फना क्या सूचित करते हैं? बताइए 35 का आंसर, फ्लोरा और फना बताइए आंसर। 35 का ए, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को, यानी वहाँ का वातावरण किस प्रकार का है, वहाँ कितना एनवायरनमेंट अच्छा, इस प्रकार की सूचना भी हमें फ्लोरा और फना से मिल जाती है। जैसे कि आपको पता है फ्लोरा और फना क्या होते हैं, आपको मैं बता दे रहा हूँ। फ्लोरा और फना, इनको भी देख लीजिए, फ्लोरा और फना क्या है भाई समझ में आना चाहिए। मेरा प्रयास ये रहता है इन फ़ोटोओं को दिखाने का, इन इमेजेस को दिखाने का मेरा प्रयास ये रहता है कि आपके मन मस्तिष्क में ये सारी चीज़ें बिल्कुल रट जाएँ, बिल्कुल बस जाएँ। ये कभी भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए तो देखिए क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए, किसी का नाम होता है तो अपन भूल जाते हैं, लेकिन कभी भी उसकी शक्ल नहीं भूलते हैं। आप किसी व्यक्ति से पहले अगर 10 साल पहले भी मिले होगे ना, तो आप यही कहोगे यार मुझे तुम्हारी शक्ल तो याद है लेकिन नाम याद नहीं है मुझे। तो इसी प्रकार से मैं इमेज लगाने का मेरा यही उद्देश्य है कि आपको चीज़ें रटें नहीं, बल्कि आपके दिमाग में पूरी तरह समा जाएँ, पूरी तरह से बैठ जाएँ, ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो, उस एग्ज़ाम हॉल में आप अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें। देखिए फ्लोरा और फना ये होते हैं। इंडिया की फ्लोरा फना के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया है, एक आध चित्र और भी बता दूंगा मैं आपको। देखिए यहाँ पर ये फ्लोरा फना क्या होता है? फ्लोरा फना पेड़ पौधे और जीव जंतु से संबंधित होते हैं। ये किसी भी जगह पर पेड़ पौधे और जंतुओं की उपस्थिति को बताते हैं। देखिए इस प्रकार से यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये फ्लोरा फना। फ्लोरा में क्या होता है? फ्लोरा में समझ लिए हमारे पेड़ पौधे, और फना में होते हैं अपने जीव जंतु, इस प्रकार से, ठीक है ना? अगला देखिए फ्लोरा फना,
ये वाला देख लीजिए फ्लोरा फना, इस ये और अच्छी ढंग से आपको समझ में आ जाएगा। देख लीजिए इसमें फ्लोरा और फना आप इंगित कर सकते हैं। ये क्या है, फ्लोरा है, फ्लोरा ये फना, ये देखिए फना फना फना, ठीक है ना, इसमें फ्लोरा, ये फ्लोरा, ठीक है ना, इस प्रकार से फ्लोरा और फना है, ठीक है ना। समझ में आ गया आपको, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आपको। यदि आपको फिर भी कोई समस्या है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं और इनको क्लियर करने की कोशिश करूंगा जहाँ पे आपकी समस्या आ रही है। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण बताइए। पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या होना चाहिए? पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण होना चाहिए डी आंसर बहुत सही है। पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या होना चाहिए? मृदा। पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है तालाब, सॉरी तालाब बिल्कुल सही है। सॉरी मैं बोलता हूँ, तालाब बिल्कुल सही है। पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण तालाब है, क्योंकि तालाब एक पारिस्थितिक तंत्र है। इसमें क्या होता है, जल में जीव जैविक और अजैविक दोनों का योग होता है, दोनों होते हैं इसमें। तालाब जल में उपस्थित बड़े जीव जंतुओं के साथ सूक्ष्म जीव भी और पेड़ पौधे पाए जाते हैं, इसलिए ये पारिस्थितिक तंत्र हमारा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तालाब हमारा एक पारिस्थितिक तंत्र का एक उदाहरण है, ठीक है। तो सबसे छोटा पारिस्थितिक तंत्र क्या है, क्वेश्चन आ जाता है कभी, तो वो है एक्वेरियम, जो अपने घर में होता है, ठीक है ना। अच्छा अगला क्वेश्चन है, ये पारिस्थितिक तंत्र देख ली। पारिस्थितिक तंत्र में क्या होता है, एक जैविक घटक अजैविक घटक होते हैं। देखिए जैविक अजैविक घटक इस प्रकार से पिरामिड भी दिखाई दे रहा हो, आपको पिरामिड दिखाई दे रहा है, मैंने दिखा के बताया है। कृत्रिम और प्राकृतिक परिस्थितियाँ तंत्र, खाद्य श्रृंखला, ये सारी चीज़ें इसमें पारिस्थितिक तंत्र में आ जाती हैं। अगला क्वेश्चन है कौन जीवी कारक नहीं है? जीवीय कारक नहीं, बताइए। पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव, जंतु या प्रस्तर? बताइए आंसर 37 का। 37 का डी बिल्कुल सही है। प्रस्तर कोई जीवीय कारक नहीं, क्योंकि पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं, जीवित होते हैं। सूक्ष्म जीव भी आपके सूक्ष्म जीव भी जो होते हैं उनमें भी जान होती है, और जीव जंतु भी होते हैं जीवित, लेकिन प्रस्तर कोई चीज़ नहीं होती। प्रस्तर, ठीक है ना, इसलिए इसे प्रस्तर को अवैजैव कारकों में माना गया है। अगला क्वेश्चन है अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अधिकतर पेड़ पौधे कहाँ पर पाए जाते हैं? स्थल मंडल में, जलमंडल में, वायुमंडल में, प्रकाश मंडल में? बताइए आप। 38 का आंसर, 38 का बिल्कुल स्थल मंडल में ही पाए जाते हैं, वायुमंडल जलमंडल में। अधिकतर की बात हो रही है, अधिकतर पेड़ पौधे कहाँ पाए जाते हैं? स्थल मंडल में पाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है अन्य मृत जंतु पर निर्वाह करने वाले प्राणियों को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन सीटेट का इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही एक आध क्वेश्चन तो इनमें से। बताइए सी नंबर, स्कैवेंजर्स बिल्कुल सही है। स्कैवेंजर्स होते हैं जो दूसरे जीव जंतुओं पर निर्भर होते हैं। देखिए जिस प्रकार से ये दिखाई दे रहा है आपको, ये स्कैवेंजर्स है। ये सड़े गले मरे जीव जंतुओं को अपना भोजन बनाता है, शिकार बनाता है। आपने देखा होगा ये स्कैवेंजर्स कहलाते हैं ये। देखिए इस प्रकार से ये देखिए स्कैवेंजर्स है। ये क्या करते हैं, दूसरे जीव जंतुओं को खाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है ना। स्कैवेंजर्स भोजन के लिए अन्य मृत जीव जंतुओं पर ये निर्भर रहते हैं, ठीक है। आशा करते हैं समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है सीएनजी संक्षिप्त रूप है। सीएनजी का संक्षिप्त रूप क्या है? क्लीन नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कार्बोनाइज्ड नेचुरल गैस या कार्बोरेटेड नेचुरल गैस? बताइए आंसर। बिल्कुल सी आंसर, बी आंसर बिल्कुल सही है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसे कहते हैं। संपीड़ित नेचुरल गैस भी कहते हैं, प्राकृतिक संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ये हिंदी में होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विश्व का ऊष्मायन का कारण है? बताइए। विश्व ऊष्मायन यानी ग्लोबल वार्मिंग, क्या ग्लोबल वार्मिंग का कारण बताइए क्या होना चाहिए? जी वायु प्रदूषण का बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के लिए वायु प्रदूषण ही उत्तरदायी है ना। इसमें क्या होता है कि इसमें पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले तत्व क्या होते हैं, सघन रूप से इकट्ठे हो जाते हैं, और वायुमंडल में बढ़ती हुई कार्बन डाइऑक्साइड, जो बढ़ती हुई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है ना, वो क्या करती है, गैस जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है, और विश्व यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी यही गैस उत्तरदायी होती है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, महासागर पृथ्वी के अधिकतम जगह आवृत किए हुए या घेरे हुए है? बताइए कितनी? 142 का। जी इनका ये नंबर आ रहा है, बिल्कुल सही है। 3/4 भाग महासागरों से घिरा हुआ है हमारी पृथ्वी का। 3/4 भाग महासागरों से घिरा हुआ है, ठीक है ना। पृथ्वी का 1/4 भाग स्थलमंडल और 3/4 भाग जल है। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला विधि में महत्व दिया जाता है। बताइए प्रयोगशाला विधि में महत्व क्या दिया जाता है? भाई प्रयोगशाला में आप गए होगे, लैब में कभी भी गए होगे, तो क्या है, प्रयास और त्रुटि, बिल्कुल वहाँ पर प्रयास किया जाता है। किसी चीज़ को त्रुटि भी होती हैं, गलतियाँ भी होती हैं, और उससे हम करके सीखते भी हैं, है ना। अपने हाथों से स्वयं काम करते हैं कोई भी प्रयोगशाला में जब खुद अपने हाथों से कार्य करेंगे तो क्या होगा, अनुभव आएगा हमें, और इसलिए जब सारी चीज़ें मिल रही हैं अपन को, तो क्या होगा, उपरोक्त सभी आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? वायु प्रदूषण का उदाहरण कौन सा है? धुआं या कोहरा, वाहनों से निकलने वाली गैस, जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकली गैस, या फिर सभी? 144 का आंसर बताइए। जी, डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि धुआं और कोहरा, वाहनों से निकलने वाली गैस हो या जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकली हुई गैस हो, ये सारी की सारी वायु को प्रदूषित ही करेंगी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का परसेंट कितना है, कितना प्रतिशत होती है हवा में उपस्थित ऑक्सीजन कितनी परसेंट है बताइए। 46 नंबर का क्वेश्चन है। जी, डी 21%, बिल्कुल सही है। 21%। अपने वायुमंडल कितनी है? 21% तो है ही। नाइट्रोजन कितनी है? इस प्रकार से आपको सबको आपको ध्यान रखना, ऑक्सीजन कितनी, नाइट्रोजन कितनी। अगर आप कहेंगे तो मैं सेपरेट वीडियो इन पे भी बना दूंगा। अगला क्वेश्चन है, परम तापक्रम पैमाना कौन सा है? परम तापक्रम पैमाना कौन सा है बताइए। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन या सभी? परम ताप पैमाना, ये मैं आपको बता दूं, परम ताप पैमाना केल्विन पैमाना होता है ना। परम ताप को हम किससे नापते हैं? टी से सूचित करते हैं। क्या? परम ताप को हम टी से सूचित करते हैं। टी से सूचित करते हैं। टी बराबर कितना होता है मैं आपको बता दूं, 273 डिग्री सेल्सियस ये होता है। ठीक है ना, ठीक है ना। ये सेल्सियस प्लस सेल्सियस है ना, मतलब सेल्सियस में है ये, सेल्सियस सी। ठीक है, 237, ये आपका होगा 273 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण किस में मापा जाता है बताइए। फोन में, डेसिबल में, डेसी में या डेसिमल में बताइए। सी बिल्कुल सही है, डेसिबल में नापा जाता है। आपको बता दें, ध्वनि को हम डेसिबल में नापते हैं। और आपको बता दें, एक व्यक्ति 70 से 80 डेसिबल की ध्वनि को सुन सकता है, सहन कर सकता है। इससे ज़्यादा डेसिबल की आवाज़ को क्या कहते हैं? शोर कहने लगे। अगर इससे ज़्यादा हो रही है तो वो क्या है? फिर शोर है, शोर कहते हैं उसे हम। ठीक है, शोर की श्रेणी में आ जाता है, और यह ध्वनि प्रदूषण का भी कारण होती है। फिर ज़्यादा ध्वनि हो जाएगी तो फिर। अगला क्वेश्चन है आज का आखिरी क्वेश्चन, प्लास्टिक को उपयोग निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? कागज़ धातु या कपड़ा? देखिए, कागज़ धातु कपड़ा सारे के सारे गल जाएंगे, कुछ दिनों बाद सड़कर ये वहीं पर डिकम्पोज हो जाएंगे। लेकिन आपका जो प्लास्टिक है वो कभी भी गलता नहीं, बहुत सालों तक ऐसे ही के जैसा पड़ा रहता है। इसलिए प्लास्टिक का उपयोग करने के बाद इसे गलाया नहीं जा सकता, जिस कारण से यह पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। आशा करते हैं कि आप सभी को ये सारे क्वेश्चन आए होंगे, और इनमें से आपके कितना स्कोर बना है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके कुछ काम आ सकी हो तो हमें बड़ी खुशी होगी। यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को, पीतम्बरा एजुकेशन चैनल को लाइक करें। यदि कोई इसमें सुधार की आवश्यकता हो या फिर किसी प्रकार के क्वेश्चन आपके हों तो मुझे कमेंट करें। और अपने जैसे कई सारे मेरे भाइयों बहनों को भी आप जगाने का काम करें, दीपक से दीपक जलाएं, जिससे कि हमारा संसार, हमारा देश, हमारा समाज प्रगति कर सके। और शेयर उनको ज़रूर करें, और बेल आइकन को दबाएं एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।